वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कोविन कमेटी आज राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की होगी सिफारिश। तो देखिए, बड़ी जानकारी 2029 में एक साथ चुनाव कराने की इसमें सिफारिश होगी। संविधान में संशोधन कर सकती है ये सिफारिश। तो ये बड़ी जानकारी है, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई संविधान में संशोधन कर सकती है सिफारिश। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 18,000 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है और कोविन कमेटी आज राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश इस रिपोर्ट में होगी, जिसमें 18,000 पन्ने हैं और आज कोविंद कमेटी राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपने वाली है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और समिति एक देश एक चुनाव पर गुरुवार को यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप सकती है। द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और सूत्रों के अनुसार इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की जा सकती है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बंगाल सीएम की सिलीगुड़ी रैली जो कि रद्द हो गई है, बड़ी जानकारी है। ममता बनर्जी की सिलीगुड़ी रैली रद्द होने की जानकारी मिल रही है। एनआरसी और सीए के विरोध में ये रैली निकाली जानी थी। एनआरसी और सीए लागू नहीं होने देंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है और इसी मुद्दे पर ये रैली निकाली जानी थी, जो कि अब जानकारी मिल रही है कि रैली सिलीगुड़ी वाली रद्द हो गई है। एनआरसी और सीए के विरोध में ये रैली निकाली जानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ऐसे में देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी लागू होगा और सीएम ने राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया है। तो यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा काफ़ी ज़्यादा गर्म है और देखिए किस तरीके से सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ से ड्राफ्ट भी तैयार किया गया और अब राष्ट्रपति की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी मिल चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्योंकि तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिससे ख़ास तौर पर जो बेटियाँ हैं उनका जीवन बेहतर होगा। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे माना जा रहा था कि बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है कि एक ऐसे भी धड़ा है जो लगातार ये कहता आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है कि पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला और यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी लागू होगा। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत जीता। पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा से इस्तीफा, नायब उनकी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग की अपील की थी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इससे नहीं माना। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में ध्वनिमत से प्रोटेस्ट पास कर लिया। विश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग कराने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ने इसे नहीं माना है। और देखिए, अगर बात करें नायब के समर्थन में भाजपा 41, निर्दलीय 6 और हलोपा 1, तो विरोध में पड़े वोट की अगर बात करें तो कांग्रेस 29, निर्दलीय 1 और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार विश्वास में थी, आज भी, और जनता का विश्वास भी सरकार के साथ है। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गत 9.5 साल में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, जनता को सुविधाएं मिली है, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार कड़ी मेहनत के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेंगी। साथ ही उन्होंने कहा लोगों तक सुविधाएं और तीव्र गति से पहुंचे, इसे लेकर भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विकास के नए प्रोग्राम आए और इसी सोच के साथ हमें काम करना है। नायब सिंह ने कहा कि मनोहर लाल की देखरेख में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए, फ्लोर टेस्ट के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा विधायक पद से इस्तीफा देते हुए कि उन्होंने जो भी प्रयास किए वो जनता के हित में किए। उनके इस्तीफे से खाली हुई जो करनाल की सीट है, जिसका जिक्र भी अभी रंजना कर रही थी कि वहाँ पर अब नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। और आगे बढ़ रहे हैं, लोको पायलट ने लाल सिग्नल को पीला समझ बढ़ाई ट्रेन। बिहार में मालगाड़ी डिरेल, इंजन मिट्टी के टीले में धंस गया। दोनों ही लोको पायलट सस्पेंड हो गए। बिहार के समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के भगवानपुर देसुआ स्टेशन के पास बुधवार को मालगाड़ी डेड स्टॉप को तोड़कर आगे बढ़ गई और इससे इंजन और बोगियां डिरेल हुई। रेलवे सूत्रों की माने
तो ट्रेन चला रहे लोको पायलट को रेड सिग्नल पीला दिखाई दिया और इसी कारण से हादसा हुआ। हादसे में गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इंजन मिट्टी के टीले में धंस गया क्योंकि रेड की जगह पर सिग्नल यहाँ येलो नजर आया। लोको पायलट की इसी गलती का खामियाजा ये रहा कि जो ट्रेन थी वो डिरेल हो गई। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आईटी की कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माने की याचिका को खारिज कर दिया है। 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यानी कि 13 मार्च को कांग्रेस के बैंक खाते पर आईटी एक्शन को रोकने के लिए याचिका जो थी वो खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने ये सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छोड़ने की कोर्ट की वजह दिखाई नहीं दे रही। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन 8 मार्च को इसको खारिज कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए का स्टेटमेंट सामने आया है। संदिग्ध 12 दिन बाद हिरासत में होंगे। एक संदिग्ध को बेल्लारी से अरेस्ट किया गया। ये हमले के उस वक्त की तरह दिखता है जो कैफे में बम रखकर गया था, उस व्यक्ति की तरह दरअसल ये शख्स दिखता है। तो इस पूरे मामले में आप देखिए एनआईए का स्टेटमेंट सामने, आपको याद होगा कि किस तरीके से बेंगलुरु के मशहूर कैफे में ब्लास्ट हुआ था। आईडी ब्लास्ट ये था, एक शख्स जो आया था कैफे के अंदर, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पास एक बैग था, बैग इसने वहाँ पर रखा, खाने का टोकन भी लिया, उसके बाद ये चला गया था। फिर 1 घंटे बाद धमाका हुआ था। सीसीटीवी में ये संदिग्ध दिख भी रहा था, लेकिन अब देखिए किस तरीके से एक संदिग्ध को बेल्लारी से अरेस्ट किया गया है और ये हमले के उस व्यक्ति की तरह ही दिखता है। ये एनआईए की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि जिस संदिग्ध को लगातार ढूंढा जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। सभी 60 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। सीएम पेमा खांडू मुक्तो से चुनाव लड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुक्तो सीट से चुनाव लड़ेंगे। 11 मार्च को बीजेपी की चुनावी समिति ने नामों को लेकर बैठक की और इस बार अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ होने जा रहे हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत हासिल करने के चलते 57 सीटों पर चुनाव कराया था और बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 7 और एनपीपी की अगर बात करें तो 5 और कांग्रेस ने 5 सीट जीती थी। पीपल्स पार्टी ऑफ अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी ऑफ इसे भी लेकर आपको बता चाहिए पीपीए ने 1 सीट और निर्दलीय ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की सजा। 36 साल पहले फर्जी साइन करके हथियार लिया था। 17 महीने में 8वीं सजा। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 1987 में फर्जी साइन कर शस्त्र लाइसेंस मामले में ये सजा सुनाई गई है। देखिए मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ना ही कम होने वाली हैं। मुख्तार अंसारी के जो अपने काले कारनामे रहे हैं उसको लेकर अब लगातार फैसलों की झड़ी दिखाई दे रही है। अब फर्जी साइन कर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में उसको फिर से सजा हुई है और उम्र कैद की सजा। 36 साल पहले फर्जी साइन कर उसने हथियार लिया था। 17 महीने में ये 8वीं सजा है। तो मामलों में क्योंकि अब सजा का ऐलान हो रहा है और अब दूसरी बार उसे उम्र कैद की सजा मिली है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी आपको देंगे। उद्धव का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर। कहा बीजेपी आपका अपमान करती है। उन्होंने आगे कहा हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़िए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 5 दिन में दूसरी बार उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उद्धव ने कहा है कि मैं फिर से गडकरी को महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीएस इलेक्शन लड़ने की बात को दोहरा रहा हूं। उद्धव ने मंगलवार को यवतमाल जिले के पुसाद में एक रैली में कहा कि गडकरी का बीजेपी में लगातार अपमान हो रहा है, इसलिए वो हमारे गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे।
अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। उद्धव ने 8 मार्च को भी गडकरी को यही ऑफर दिया था। तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि यह ऑफर ऐसा है जैसे सड़क पर एक आदमी किसी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने की पेशकश कर रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का स्टेटमेंट सामने आया है। मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया पर यह ऐलान पवन सिंह ने किया है। आरजेडी से टिकट की चर्चा इस वक्त चल रही है। बीजेपी का ऑफर ठुकरा चुके हैं पवन सिंह। और अब देखिए, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। दरअसल ये उनकी तरफ से कहा गया है और तमाम न्यूज़पेपर्स में भी इस खबर का जिक्र है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार से चुनाव में उतरने के संकेत दिए। इससे पहले बीजेपी की तरफ से आसनसोल से उनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ये देखना होगा क्योंकि कहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। दरअसल उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा कि मां से किया वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पवन सिंह आरा के हैं और मां से किए वादे का जिक्र करके उन्होंने बिहार में आरा लोकसभा से चुनावी महासमर में उतरने के संकेत दे दिए। कहा यह भी जा रहा है कि और राष्ट्रीय जनता दल के भी संपर्क में हैं। तो अब देखना होगा कि कहां से पवन सिंह लड़ते हैं। बीजेपी ने तो आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त मना कर दिया। अब आगे क्या स्टेप होता है और कहां से किस पार्टी से वो लड़ते हैं देखना होगा। हालांकि चर्चा है क्योंकि ऐसे कि आरजेडी के संपर्क में हुआ। बढ़ते खबरों में आगे देखिए एक वीडियो जिसे देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार कहा। यूजर ने ये वीडियो शेयर किया। नमो भारत ट्रेन का ये वीडियो जिसे देख प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार कहा। प्रधानमंत्री ने तारीफ की। प्रधानमंत्री वीडियो में देख यूजर की सराहना करते नजर आए। उन्होंने लिखा, शानदार वीडियो, आपकी टाइमलाइन नए भारत को दिखा रही है। वीडियो देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शानदार बोले। दरअसल ये तस्वीर देखिए जो पोस्ट पीएम ने शेयर किया है उसकी तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री ने तारीफ की है जो टाइमलाइन। तो ये देखिए तरीके से रंजना लगातार काम हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और क्योंकि वो झलक इन तस्वीरों में नजर आ रही है, दौड़ती हुई मेट्रो और शानदार कनेक्टिविटी दिख रही है। और इसी वीडियो को शेयर एक यूजर की तरफ से किया गया। फिर प्रधानमंत्री ने भी उस वीडियो को शेयर किया क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके काम को सराहा जाता है। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि पहले की सरकारों के पास भी समय था काम करके दिखाने का, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। लेकिन आज हम वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं और लोग खास करके देखिए सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं पूजा और उन्हें शेयर करते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जनता अब आपको टैग करके बता रही है कि देखिए आपका काम कितना शानदार है और हम उसको सराहते हैं। पीएम मोदी ने भी एक शुक्रिया वाले लिहाज में इसे रीट्वीट कर दिया। आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी के भाई का स्टेटमेंट, तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। 1 घंटे बाद ममता ने कहा, मैंने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। हावड़ा सीट से तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव, ममता के भाई बाबुल लड़ेंगे चुनाव। तो देखिए टीएमसी में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? क्या पारिवारिक कलह पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाएगा? हालांकि ममता बनर्जी ने अपने भाई से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरा उनसे रिश्ता खत्म हुआ क्योंकि ममता के भाई बाबू से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही ममता ने भी एक ऐलान कर दिया कि भाई से उनका कोई रिश्ता नहीं है। पलक